बाबू एक गेस, ध्यान दीजिए आप लोग। कल कहाँ तक पॉइंट हो गया था? याद पाओ कुछ कुछ। रिवीजन हो जाता है, ठीक रहता है, इसलिए पूछे तो आप लोग को भी याद हो जाता है थोड़ा बहुत। लड़की किसके बारे में लास्ट में लिखवाए थे? बाउदाई ना। बताइए आप, बाउदाई कहाँ का शासक था? मुकर मुंह कहाँ से लिख रही है बाबू? आपसे पूछ रहे हैं तो। बाउदाई कहाँ का शासक था? कल हम पॉइंट्स लिखवाए थे, उसमें फर्स्ट पॉइंट यही था आपका कि बाउदाई कहाँ का शासक था ना। आप बता दो बाबू। हेलो, बाउदाई कहाँ का शासक था? बताओ बताओ। फ्री फायर में आलोक के एनर्जी कैसे सेकंड तक बढ़ता है? एक बार क्लिक करने के बाद कै परसेंट एनर्जी आ जाता है उसको? 20% है। ये तो याद होगा। हेडशॉट मारने के बाद कितना डैमेज देता है? सब पता है इसको, पूछ ले, पहले भी इसी कर रहा है, सब उसको मालूम है। दिमाग दौड़ा दिया कहाँ? ढांढ दिमाग दौड़ा दिया है। फ्री फायर खेलते तो बाबू तो दिमाग काम ना करता हूँ, समझ गए लोग ना। तो बाउदाई कहाँ में लिखा था जी? नाम का किस वंश का था, है ना? ठीक है, ठीक है। निगुएन कहिए, निगुएन चाहे नगुएन, नगुएन चाहे निगुएन, सब एक ही बात है। अंग्रेज के औलाद रहा अपनी सब। सुनिए ध्यान से। तो हम लोग आगे बढ़कर देखते हैं कि जब कब अपना गद्दी छोड़ दिया था बाउदाई? 1945 में ना, कितना 25 अगस्त है। 25 अगस्त 1945 को वह गद्दी को छोड़ देता है, यानी त्याग देता है। जब हो ची मिन्ह ने जो है ना, उनका जब आता है, उनके नेतृत्व में पूरा वियतनाम हो जाता है। हालांकि देखिए, अगर हो ची मिन्ह का देखें ना हम लोग, तो उत्तरी वियतनाम पर उनका खास ध्यान था। उत्तरी वियतनाम को उनका मुख्य वहां के नेता वही थे, बाद में बने हुए थे, मतलब पूरा वियतनाम को वही थे लीडर। बट उत्तरी वियतनाम को उनको ही माना गया शासक नेता। तो हम लोग यहाँ तक 25 अगस्त तक आ गए। उसके बाद क्या होता है आपका, जो फ्रांस है, आप तो जानते हैं कि वो जर्मनी का अधीन था। वो छूट गया था कब? 44 में, 1944 में छूट गया था, अलग हो गया था। तो उसने पुनः युद्धों का शुरू कर दिया। अब उसको तो शक्ति चाहिए, पावर चाहिए। अब पावर, उसके पास उपनिवेश चाहिए, उसके पास उपनिवेश था नहीं, समझ गए? तो उसने फिर से बाबू उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। सोचा कि अब उपनिवेश बनाया जाए, समझे? तो धीरे 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 वो पहुंच रहा था कहाँ? हिंद चीन क्षेत्र में, कि फिर से अपना कब्जा कर ले, उस पर अधिकार कर ले। ये घटना कब होती है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, समझे आप लोग? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में उसका नीति क्या था? उसका नीति था कि फिर से हम लोग क्या बना दें, हिंद चीन को उपनिवेश बना दें, है ना? उपनिवेश बनाने के लिए फिर से वो राजनीति खेलने लगा, ठीक है? उसने वियतनाम को ऐसे ऐसे बांट दिया। आप तो जानते हैं कि वियतनाम का 3 हिस्सा था, उत्तरी वियतनाम, मध्य वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, है ना? तो अलग अलग हिस्सों पर शासन करना चाहा, तो मतलब वियतनाम का पूरा ना, पहले पहले एक ऊपर शासन कर ले, उसको गुलाम बना ले, फिर मध्य वाले को, फिर नीचे वाले को, यानी कोचिन चीन, वही ना था। तो ऐसा सब उसका नीति था। तो वही क्वेश्चन लिखे आप लोग थे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हिंद चीन के प्रति फ्रांसीसी नीति, तो उसने क्या, बताइए फ्रांसीसी नीति क्या थी? तो आप कह सकते हैं कि फ्रांसीसी की जो नीति थी वो थी पुनर्स्थापना, उपनिवेश की पुनर्स्थापना। या वो क्या चाहता था कि उपनिवेश को हम फिर से अपनी स्थापना कर ले, फिर से उपनिवेश बना ले, समझे? इसका अगर संक्षेप में हम लोग दे दें आंसर, तो खाली दे बाबू, फिर दें उपनिवेश, उपनिवेशों की पुनर्स्थापना। नर कहाँ रह गए? थप, अरे भाई हिंदी बात। उपनिवेशों की पुनर्स्थापना, इसका नीति क्या था? फिर से क्या बना है? उपनिवेश गुलाम बनाए, उपनिवेश समझ रहे हैं ना, कब्जा करना, अधिकार करना। अच्छा, एक क्वेश्चन कि ठीक है, फ्रांसीसी औपनिवेशिक नीति क्या थी? फ्रांसीसी की औपनिवेशिक नीति चाहिए योजना,
पहला क्या था मोदी बाबू, पहला क्या था फ्रांसीसी योजना, पहला योजना क्या था, क्या था मित्र राष्ट्र, पहला नीति था आपका, बता रहे हैं ठीक है, कि सभी उपनिवेश को मिलाकर एक क्या बनाना, संघ बनाना। छोड़ दीजिए वही बताइए, पहला क्या बनाना, संघ बनाना। पहला कंसेप्ट क्या है आपका, कि सभी यूनियन को मिलाकर क्या बनाना है, एक संघ बनाना है, एक यूनियन बनाना है। जैसे समझो बात को, जैसे जितना उपनिवेश है ना, सब उपनिवेश हो गया, तो उपनिवेश को क्या कर दिया, एक अधिकार दे दिया गया उसको, कि आप लोग क्या है, स्वशासन है, मतलब आपका स्वराज क्या है, मतलब अपना आपका क्या है, राज है ना। देखिए हम नीति लिखे, बात समझिए क्या बता रहे हैं हम, फ्रांसीसी की औपनिवेशिक नीति, जो उन लोगों के बीच में जो तालमेल हुआ था, जिसकी नीति थी, चाहे योजना कह सकते हैं इसको, फ्रांसीसी की औपनिवेशिक नीति, इसी में आपको डाल देना है तीनों पॉइंट इसी, ठीक ना। आपको क्या लग रहा है, फ्रांस के औपनिवेशिक योजना, वही हम बता रहे हैं। फ्रांस की औपनिवेशिक योजना क्या थी, पहला यूनियन बनाना। देखिए कहने का मतलब समझिए, अगर मान के चलिए हम आप लोग को आजाद कर दिए, आप लोग उपनिवेश है ना, आप लोग उपनिवेश बने, गुलाम बने हुए, आपको क्या कर देंगे, आपका ही शासन रहेगा, आप करिए, लेकिन जितना भी हमारा गुलाम जैसा है ना, जैसे हम बनाए हैं जिसको इसको इसको, तो एक उसको संघ एक परिवार में जोड़ देते हैं, ठीक है। और उस परिवार का हेड कौन रहेगा, हम रहेंगे, मैंने शासन आप करिए आप, लेकिन एक मेरे संघ में रहिए, एक यूनियन बनाकर रखना चाह रहा था। तो यूनियन बनाने के अकॉर्डिंग, लेकिन यूनियन का संघ का मेन मतलब क्यों था लीडर, वही था फ्रांसिस सोच रहा था हम मेन उसका लीडर रहे। तो पहला पॉइंट क्या था बाबू, वह सभी उपनिवेश को मिलाकर संघ, चाहे यूनियन, यूनियन बनाना चाहता है, क्या था। सेकेंड था आपका, देखिए बताया जस्ट कि हिंद में किसके शासन रहेगी, खुद की स्वयं के, स्व शासन मतलब स्वयं के शासन, लेकिन यह नाम मात्र एक था, एक तरह से नहीं होता है कि हम आप लोग बोल दिए शासन करो आप लोग, लेकिन उसको ये भी तो बोले हैं आपको कि एक यूनियन में रहना है, आपको एक संघ में रहना है, जिसका हेड कौन रहेगा, फ्रांसीसी रहेगा, समझ गए ना। तो उसी प्रकार वो क्या बोला कि हिंद चीन क्या हो गए, हिंद चीन की स्वशासन रहेगी। देखिए हम बताते हैं आपको पूरी तरह से, ये जो है फ्रांस है, फ्रांस के बीच में बता रहे हैं आपको जस्ट, देखिए और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हाँ हिंद चीन, देखिए जो सैनिक जो शासन था, सैनिक और विदेश नीति पर किसका कंट्रोल था, फ्रांस का था, माने सेना किसका रहेगा, फ्रांस का रहेगा, अब विदेशी जो नीति होती है वो किसकी नीति चलेगी, उसमें चलेगा फ्रांस का। तो फ्रांसीसी की एक यह भी योजना थी, वो क्या कह दिया वहां पे, बोला कि फ्रांसीसी नीति और सैनिक है ना, सैन्य बल किसका रहेगा, फ्रांस का रहेगा, है ना। तो सैनिक युद्ध, सैन्य और विदेशी, विदेशी नीति अपने भाषा से फ्रांसीसी रहेंगे, है ना, फ्रांसीसी मतलब फ्रांस के लोग। ये दो चीज है, सेना के बहुत पावर होता है, सेना मान लीजिए सेना हमारे रहेंगे, पूरी जगह तो कंट्रोल मेरे नहीं है करता है सब। तो अब बाबू आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो इसको लेके जितना नियम लगाया तीन को, इस नियम को माना नहीं गया, स्वीकार नहीं किया गया हिंद चीन के द्वारा, लगा कि ये आधा अधूरा है, समझ गए, ये आधा अधूरा बात कर रहा है कि स्वशासन आपका रहेगा, यूनियन एक जितने उपनिवेश यूनियन में रहेंगे, विदेशी सैन्य पर हमारा शासन रहेगा, है ना, हमारे लोग रहेंगे विदेश नीति पर, और किस नीति पर, सैनिक पर, सैनिक मेरा रहेगा, और विदेश की नीति की बातचीत कौन करेगा, ये फ्रांसीसी करेगा। तो ये सब को स्वीकार नहीं किए हैं चीन वाले, कोई भी स्वीकार नहीं किया, हो ची मिन्ह और से बोले कि ना ये सब स्वीकार नहीं किया जाएगा। उसके बाद अब हम लोग आगे जब बढ़ते हैं, जस्ट 1945 जस्ट बिफोर खत्म होता है, 46 आता है,
उसके बाद ही ऐसे हो जाता है। जैसे कि अब देखा, आप मान के चलिए हिंद चीन में तो हो ची मिन्ह ने तो माना नहीं, हो ची मिन्ह ने तो माना नहीं, इसको स्वीकार नहीं किया। जो नीति थी, जो योजना थी फ्रांसीसियों की, इस योजना को कोई स्वीकार किया नहीं, किया स्वीकार। उसको लगा कि पूरा पूरा कंप्लीटली ये स्वतंत्र नहीं मेरा देश है। अब क्या हो गया, दोनों में नोकझोंक होने लगा। इस नीति को हम नहीं मानेंगे, वो बोल रहा है कि मानना पड़ेगा हेन तेन। अब प्लस में फ्रांसीसी पहले के अकॉर्डिंग कुछ कमजोर भी हो गया था, समझ रहे ना, क्योंकि जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो जर्मनी के है ना ये विरुद्ध लड़ रहा था, और उसको वो मतलब उनकी जो जितना सेना थे, सेना भी बहुत ज्यादा मारे गए थे, है ना, अर्थव्यवस्था भी उसकी डाउन हो गई थी, मतलब बहुत ज्यादा क्षतिपूर्ति हो गई थी, क्षति हो गई थी। तो अब क्षति हो गई थी, फ्रांस के नेता थी, सैनिक भी कम थे, तो ये लोग थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग पड़ जाता था। फिर भी स्ट्रॉन्ग नहीं थे उतना, हिंद चीन वाला कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं था। बाद में इसका सपोर्ट करने के लिए चीन आया था, सोवियत संघ आया था, रूस आया था, तो अब ये स्ट्रॉन्ग होकर मारा था। खैर, तो हम बता रहे हैं आप लोग को कि ठीक है, इसको स्वीकार नहीं किया गया। इस पॉइंट्स को हम लिख लेते हैं कि इससे देते हैं हो ची मिन्ह स्पेशली। हो ची मिन्ह द्वारा एक आंदोलन चलाया गया, एक संगठन बनाया गया, इसका नाम क्या था? हो ची मिन्ह द्वारा 1941 में जब आए थे कहा वियतनाम में, उन्होंने एक संस्था बनाई थी वियत मिन्ह। वियतनाम उग्र, एकदम उग्र था, एकदम आंदोलन था, वो आंदोलन कर दिया था पूरा, पूरा लड़ाई झगड़ा वही था, सबसे आगे था वियत मिन्ह। इसको याद रखिएगा, वियत मिन्ह का स्थापना 1941 में होती है। तो हम क्या बता रहे थे कि इस योजना को स्वीकार नहीं किया हो ची मिन्ह, है ना, हो ची मिन्ह इस योजना को वापस स्वीकार नहीं किया। लेकिन जब नहीं किया तो अब दोनों के बीच में टकराव की संभावना होने लगी कि दोनों के बीच में क्या हो सकता है, टकराव। तो अब बुलाया गया बैठक। बैठक कहाँ बुलाया गया? हनोई में बुलाया गया। हनोई, हनोई, हनोई कहाँ है? कोसी चीज को हनोई बोलते हैं ना, टोंकिन को बोलते हैं, जो कि उत्तर में है ना, दक्षिण वाले को साइगोन बोलते हैं। तो हनोई में बुलाया गया बैठक, वहां पे एक समझौता हुई, जिसे कहते हैं हनोई समझौता। वो हुई कहते 6 मार्च 1946 को, बाबू 6 मार्च 1946 को हुई थी, ठीक है, यह हनोई समझौता हुई थी। हम बता रहे हैं हनोई देखिए, तो इस स्वीकार नहीं किया ना, तो धीरे धीरे जो फ्रांसीसी थे उन लोग अपना क्या कर दिया, सेना भेजना शुरू कर दिया साइगोन क्षेत्र पे। साइगोन क्षेत्र, आप जानते हैं साइगोन क्षेत्र कौन था, पता है ना, ये मान के लिए वियतनाम है, तो ये दक्षिण हाथ था ना, तो इसी को साइगोन बोलते थे, साइगोन क्षेत्र। इसी में कौन जा रहा था? फ्रांसीसी सेना। तो इधर से समझो क्या था, इधर से लाओस था, कंबोडिया था, क्या था ना, लाओस कंबोडिया। तो इधर से क्या था, इधर से घुस के आके इसको मारता था सब सैनिक को, इधर से आके उत्तरी वियतनाम से हेलता था, यहाँ से लाओस में, लाओस से कंबोडिया, कंबोडिया से मार रहा था, फिर छुप जाता था यहाँ पे। फ्रांसीसी सेना को कंबोडिया से मारता था, फिर वहीं पे छुप जाता था, यानी गोरिल्ला युद्ध, समझ गए। तो ये स्वीकार जब नहीं किया गया तो दोनों के बीच में काफी इस पर नहीं नोक-झोंक हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, गोरिल्ला युद्ध चला। अब गोरिल्ला युद्ध चलाने के लिए कौन माहिर था पता है आपको? वियत मिन्ह। वियत मिन्ह, हो ची मिन्ह का बनाया गया वियत मिन्ह जो था ना, तो वही गोरिल्ला युद्ध चल रहा था। तो गोरिल्ला युद्ध चला, काफी चला, ऐसा बात नहीं है, बट एक अपनी बैठक हो गई कि देखिए इस सब टकराव से कोई बेनिफिट होने वाली नहीं है, ठीक है, एक सहूलियत से बैठ करके एक समझौता कर लिया जाए, तो उसी को बोलते हैं हनोई समझौता, है ना। वियतनाम और किसके बीच? फ्रांस के बीच। वियतनाम और फ्रांस के बीच होने वाले समझौते को क्या कहते हैं? हनोई समझौता। वियतनाम और हनोई के बीच 6 मार्च 1946 को होने वाले समझौते को हनोई समझौता कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं पुनः, इसका रेफरेंस आप अपने कर देखिए, हनोई समझौता कहते हैं पुनः टकराव से बचने के लिए। क्या बोलते हैं? पुनः टकराव से बचने के लिए, यानी नोक-झोंक। पुनः टकराव से बचने के लिए वियतनाम और फ्रांसीसियों के बीच 6 मार्च 1946 को एक बैठक होती है, ठीक है, एक समझौते होती है। उस समझौते को क्या कहते हैं? हनोई समझौता। ये अपने हथ से हो गया ना, ताकि फिर दोबारा टकराव ना हो इसके बीच में, क्या कोई दिक्कत? तो आपसे पूछेगा कि हनोई समझौता कब हुआ था, क्या बताइएगा? 6 मार्च 1946 को। इसमें दोनों के बीच में समझौता हुआ। इस समझौते में, जरूर इस समझौते में फ्रांसीसी जो थे वो थे हिंद चीन को, यानी वियतनाम बोल रहे, हिंद चीन को आजाद नहीं किया था। भले ही खुद से कह दिए थे हो ची मिन्ह 2 सितंबर 1945 को कि हमारा देश क्या है, आजाद है, ये खुद से बोले थे, ठीक है, लेकिन उन लोगों ने नहीं दिया, फ्रांसीसियों ने आजादी नहीं दिया। लेकिन इस समझौते के तहत फ्रांसीसियों ने क्या दे दिया? आजादी, कि आप लोग क्या है, स्वतंत्र हैं, समझ गए ना।
तो स्वतंत्र होने के बावजूद भी फ्रांसीसियों को भी कुछ कुछ अधिकार दिया गया। उसको बोला गया कि जो आपके सेना है, सेना सैनिक, आप सेना को कहाँ ले जा सकते हैं? टोंकिन में, उत्तरी वियतनाम, उत्तरी वियतनाम है टोंकिन, टोंकिन में आप अपने सेना को, आपको मिल गया अधिकार, आप प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन अस्थाई नहीं, अस्थाई। समझे, मतलब फिक्स दे रहे हैं, कोई किसी ने आपका हो गया, आप अस्थायी रहिए ताकि आप जापानियों द्वारा होने वाले विद्रोह को दबा सके। तो इसको इसलिए अधिकार मिला था उत्तरी वियतनाम पर कि आप रहिए वहां पर, आप अपने सेना भेज सकते हैं, लेकिन अस्थायी से। बाद में अगर हमको मिलाना होगा, आप शासन कीजिए, बाद में अगर हमको मिलाना होगा उत्तरी वियतनाम को, उत्तरी वियतनाम बता रहे ना, उत्तरी वियतनाम को दक्षिण वियतनाम को एकीकरण करना होगा तो आराम से हो जाए। उस समझौते में उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम में अलग अलग फंडा हो गया। हुआ क्या कि दक्षिण वियतनाम से, देखिए उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह को मिल गया कि हो ची मिन्ह वहां के क्या रहेंगे, नेता रहेंगे। अस्थायी रूप से सेना कौन सा रहेगा? वो रहेगा फ्रांस का रहेगा। समझ गए? तो अब दक्षिण वियतनाम को छोड़ दिया गया, उस पर किसी का अधिकार नहीं रहेगा, पूरा खुलेआम ठीक रहेगा, वो आपका सबके शासन रहेगा उस पर। फ्रांसीसी का नहीं था। फ्रांसीसी कहाँ कहा गया? उत्तरी वियतनाम में टोंकिन में जाने के लिए सेना को भेजा गया। किसको रोकने के लिए? जापानियों को रोकने के लिए। लेकिन इसने क्या किया, ये जो था आपका कौन, फ्रांसीसी, दिमाग का लगाया, दोनों के बीच कुछ ना कुछ मतभेद कर दे, दक्षिण वियतनाम और उत्तरी वियतनाम के बीच, और दक्षिण वियतनाम को अलग करके और उसका शासन कर दे। तो इसने क्या शुरू कर दिया? दक्षिण वियतनाम पर शासन करना शुरू कर दिया कि ना, उसको भी छोड़ना नहीं है। उत्तरी वियतनाम पर तो शासक वैसे मत ना रहे, तो मतलब शासन था उसका उत्तरी वियतनाम पर शासक नहीं था, उसका शासन नहीं था सपा, बसते खाली अपना सेना रख सकता है, वो जापानियों के लिए इना के अपना वैसे मतलब दिखाने लगे, दबा देना, ऐसा नहीं है। उत्तरी वियतनाम चाहे दक्षिण वियतनाम सब अधिकार किसका था? हो ची मिन्ह के मेन लीडर वहां के, है ना, उन्हीं के नेतृत्व में पूरा आजाद होता है। तो उसने क्या शुरू कर दिया, दक्षिण वियतनाम को अलग करके उसमें शासन किया जाए। तो जिस कारण मन में तो हो गया सभी को कि अपना दिमाग लगा रहा है फ्रांसीसी, तो उस कारण हो ची मिन्ह ने भी इनका विरोध खूब किया। हो ची मिन्ह जो थे वहां के फ्रांसीसी का खूब विरोध किया। इस तरह से ये जो आपका सम्मेलन था, समझौता था, इस समझौता को तोड़ दिया गया। इस समझौता टूट गया, हनोई समझौता। हनोई समझौता में क्या था कि आप सिर्फ और सिर्फ उत्तरी वियतनाम को अस्थायी रूप से क्या रख सकते हैं? सेना रख सकते हैं, लेकिन इसने दक्षिण वियतनाम पर अधिकार करना शुरू कर दिया। समझ गए? इसने अधिकार कर भी लिया था, ऐसा बात नहीं, अधिकार करके अब फिर से बाउदाई को क्या बना दिया? शासक, यहाँ से फिर से बना देता शासक। बता रहे हैं आपको 46 के बाद, है ना, 46 लेके 49 तक, 46 के बाद इसने क्या बना दिया? शासक बना दिया। किसको बना दिया शासक? बाउदाई को शासक बना दिया। समझे? बाउदाई को शासन करने लगा अपना, वो अलग मैटर उसका है। समझ गया? खूब इधर से क्या कर सब लुक छिप के हिलने से आता था ये सब, ऐसे कहा लाओस, कंबोडिया, फिर मारता, फिर अंदर चला जाता, फिर मारता, फिर लुका जाता, गोली लग चला रहा था। उधर से जो उत्तरी वियतनाम था, उत्तरी वियतनाम में जब चीन जो था ना, चीन एक साम्यवादी देश है, ठीक है। तो अब क्या किया, हो ची मिन्ह थोड़ा कमजोर पड़ गए थे, फ्रांसीसी से सब कमजोर था। इन लोगों ने दिमाग लगाया कि क्या ऐसा किया जाए, वियतनाम वाला क्या ऐसा किया जाए कि हम लोग चीन से मिल जाए। तो वहां की जो पार्टी थी, वो पार्टी ज्वाइन करी, जैसे जो साम्यवादी दल थी, सोवियत संघ में ही चलता है, कम्युनिस्ट पार्टी चलता है ना, सोवियत संघ, रूस में जितने पदक देश थे ना, इस सब में कम्युनिस्ट था, सब में कम्युनिस्ट। साम्यवादी देश होते हैं, बताएं आप लोग को साम्यवादी के बारे में, चैप्टर है आप लोग का, नहीं है साम्यवादी के बारे में, समाजवादी साम्यवादी है कि ना। तो साम्यवादी था सब देश, है ना। साम्यवादी में सरकार की वैल्यू होती है ना के बराबर। साम्यवाद में सरकार होता है तो वहां पर क्या होता है, एक ही का होता है, नेता होते हैं। जैसे चीन में हर चुनाव नहीं होता है, सिर्फ एक ही पार्टी है, सीसीपी, बताया ना, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है कि नहीं है। तो वहां पे एक ही पार्टी होती है, तो तानाशाही आ जाती है, लेकिन होता नहीं है ऐसा, डिक्टेटरशिप आ जाता है। तो उसने हमारे घर में मतलब उत्तरी जो वियतनाम है, ऐसा ऊपर था ना, और ऊपर में क्या आपका चीन है, ऊपर में चीन है, तो चीन के ना इसमें ना आवाजाही था, मतलब नहीं था, लगा होता है। तो उत्तरी वियतनाम पर चीन जो थे ना, चीन, ये जो वियतनाम था, वियतनाम पूरा चीनी को स्वीकार कर लिया, चीनी गणराज्य को, कम्युनिस्ट को अधिक स्वीकार कर लिया कि हम आपके ही मतलब क्या होते हैं, अधीन रहेंगे, आप जो कहिएगा हम करेंगे। मतलब आप में अब सब ऐसे हुए, जैसे सोवियत संघ है, सोवियत संघ, तो सोवियत संघ में जो जाएगा, नाटो को, नाटो में जो शामिल हो जाएगा ना, तो उसके खिलाफ किसी को करेगा, कोई लड़ाई करेगा तो सब मिलकर मारेगा। तो इस शामिल किसमें हो गया? चीन में शामिल हो गया वियतनाम, कहा कि ना हम आपके मतलब अधीन रहेंगे, चाहे आपका जो संघ है, जो आपका यूनियन है, जो आपका जो पार्टी है सोवियत संघ, उसमें हम शामिल हो सकते हैं। तो बेचारा हो गया। जब ये हो गया तो इसको मिल गया किसको पावर? इसको मिल गया चीन का पावर। चीन हेल्प करने लगा इसका, चीन भी हेल्प करने लगा और रूस भी हेल्प करने लगा, यानी सोवियत संघ हेल्प करने लगा पूरा।
समझ गए। तो अब उत्तरी वियतनाम में जितना भी सेना वाला फैलाया था नहीं अपना फ्रांसीसी, जबकि अस्थायी से बोला गया था, ये सोचा कि सब हमरे है अस्थायी रूप से। तो उत्तरी वियतनाम का साथ में चीन था, चीन भी मारा, ये लोग भी मारा, ये हट गया यहाँ से। और रहा बात दक्षिण वियतनाम में बाओदाई का सरकार था, यहाँ पे किसका था, होची मिन्ह का था। होची मिन्ह के थे, यहाँ पे बाओदाई, बाओदाई को भी लुक छिप कर मार रहा था यहाँ से। ये भी धीरे धीरे हट गया, पूरा देश आजाद हो गया था। 1949 1955 पूरा हम कहानी लिखेंगे, अभी आप लोग बताएंगे। फिलहाल आप जानते हो क्या लिखिए, फिलहाल आप लिखिए को स्टेप लिखवाते हैं, कुछ समझ आप लोग पाएगा। हम लिखते हैं कौची बाबू, हम लोग समझौता क्या है, हनोई समझौता क्या है, बताइए कैसे लिखे इसका आंसर। ठीक है, अपने हिसाब से बोलिए, मुझे बताए हैं जस्ट। भैया लिखिए, पुनः लिखिए डायरेक्ट, पुनः टकराव से बचने के लिए, मत हो गया, पुनः टकराव से बचने के लिए किस बीच में, वियतनाम और नाम और किसके बाबू, फ्रांस के बीच 6 मार्च 1946 को क्या होती है, 46 को एक समझौते होती है, जिसे क्या कहते हैं, है ना। हनोई समझौते में क्या क्या हुआ था, 3 बातें हुई थी, ठीक है। 3 बातें को हम लिख लेते हैं, इसको बैठा के लिख देना बाबू, 3-4 बातें हो गई थी। चलिए सुधा रही है, चलिए बाबू, जो हनोई समझौता हुई थी उसमें क्या क्या बातें की गई थी, क्या क्या प्रस्ताव रखा गया, देखिए। हनोई समझौता में रखा गया, बाबू रे ध्यान दीजिए, पहला क्या था, पहला उसने क्या, फ्रांसीसी ने क्या कहा कि वियतनाम आप लोग क्या है, स्वतंत्र हैं, पहला यही रखा गया प्रस्ताव। फ्रांसीसियों द्वारा वियतनाम को हो गया, लेकिन उसे कौन संग में रखा गया, फ्रांसीसियों के संग में रखा, उपनिवेश के संग में रखा गया उसे, लेकिन उसे यूनियन के अधीन रखा गया। यहाँ पे ये गड़बड़ हो जाता है ना, यहाँ से लेके गड़बड़ हो गया, इससे लोग संतुष्ट नहीं रहेंगे। दूसरा क्या था कि फ्रांसीसियों को सेना भेजने के लिए अधिकार मिल गया, कहाँ पे, उत्तरी वियतनाम में। फ्रांसीसियों को क्या मिला, फ्रांसीसी सेना को उत्तरी वियतनाम या फिर ये बाबू ना, उत्तरी वियतनाम तोंकिन ना, यानी तोंकिन में अस्थायी रूप से प्रवेश की अनुमति मिली, प्रवेश की अनुमति मिली, समझ गए। तीसरा पॉइंट क्या था आपका, जनमत संग्रह रखा गया कि बाद में जो हमारा एक उत्तरी वियतनाम है, जो हमारा उत्तरी वियतनाम है, एक दक्षिण वियतनाम है, तो उसको बाद में एकीकरण कर दें।
अब आते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा जो बात बता रहे हैं। उत्तरी वियतनाम पे, मेरी बातों को ध्यान से क्या कह रहे हैं वो, पूरे वियतनाम का लीडर कौन था? हो ची मिन्ह था। ठीक है, अब आप सेना भेजिए चाहे क्या भेजिए, कुछ भेजिए यार, इसमें कौन किसको अधिकार मिला सेना भेजने के लिए? फ्रांसीसी को। हनोई समझौता में कहा गया कि आप अपनी सेना को रख सकते हैं, काहे खातिर रख सकते हैं? जापानी से विरुद्ध कर लड़ाई कर, ताकि जापानी आपके फिर से अधिकार ना करते हमारे देश में, तो इसलिए इसे अस्थायी रूप से रखा गया। बाद में उनके उत्तरी वियतनाम के दक्षिण के ग्रहण कर दिया जाएगा। तो पूरे वियतनाम को अल्टीमेटली हो ची मिन्ह के नेता लीडर थे, समझिएगा, लीडर वही थे। उत्तरी वियतनाम में सेना भेजा गया किसका? फ्रांसीसियों का, अस्थायी रूप से। अब हमको ये बताइए, अस्थायी रूप से सेना भेजा गया भाई, आप वहां के शासक तो नहीं, राजा तो नहीं बनेगा वहां के, आपका कंट्रोल नहीं रहेगा, बशर्ते आप सेना रख सकते हैं, अनुमति है ना, क्योंकि आप जापानियों को रोक सकते हैं, हमारे पास उतना सेना नहीं है। सेकेंड बात, ठीक है वो राज्य हो गया फ्रांसीसी, लेकिन उसके पास, अब सुनो, अब सोच रहा था क्या कि जब हम सेना भेजेंगे तो अधिकार क्यों नहीं कर लेते हैं, तो उसने क्या कर दिया, इस पर भी किसका कौन था, क्या कर देता, हो ची मिन्ह थे, पूरा वियतनाम कौन थे, हो ची मिन्ह थे। लेकिन ये क्या कर दिया, जो फ्रांसीसी थे उन लोगों ने उत्तरी वियतनाम में सेना गया, अब दिमाग ये लगाया कि दक्षिण वियतनाम का, कि ठीक है वहां पे तो हमारा सेना हो गया, वहां पे कुछ और सेना भेज करके वहां पे आप पूरा ऐसी कर देंगे, वहां पर अपना फैला देंगे साम्राज्य पूरा, दिमाग लगाया। अब उसने सोचा क्या मेरे भाई, उसने दिमाग ये लगाया कि दक्षिण वियतनाम पर कुछ कर ले, तो उसने दिमाग लगाया कि दक्षिण वियतनाम पर अधिकार कर लीजिए, तो धीरे धीरे वो दक्षिण वियतनाम पर अधिकार कर लिया, पूरी तरह से कर लिया दक्षिण वियतनाम, समझ गए? दक्षिण वियतनाम पर ज्यादा कोई डर नहीं था, समझ रहे हो, डर नहीं था इस पर ना, तो दिक्कत नहीं था। इधर जापान का डर था, प्लस में चीन तो वो अपना ही था, अपना ही हो गया था बाद में, बट यहाँ पे डर नहीं था, तो फ्रांसीसी ने इस पे अधिकार करना शुरू कर दिया, इसको अधिकार कर लिया, किसको, कोचिन चीन को, कोचिन चीन पे अधिकार करके, जबकि वहां के भी शासक कौन होता था, हो ची मिन्ह थे, लेकिन जब ये अधिकार कर लेता है कोचिन चीन पर 1946 में ही अधिकार कर लेता है, समझ गए, कुछ महीनों के बाद इस पर अधिकार कर लेता है। समझौता 6 मार्च को होती है, अधिकार कर लेता है 18 सितंबर से कर लेता है, समझ गए? अधिकार करने के बाद जब अधिकार कर लिया तो अपना शासन रखेगा, तो उसने फिर से इंसान को दिखाने के लिए, पब्लिक को दिखाने के लिए फिर से किसको बनाया जाता है, बाओदाई को। एक नहीं होता है कि नहीं आपके ही में से बनाए हैं, क्योंकि बाओदाई वहीं के थे, भले खराब थे चाहे कठपुतली बने हुए थे, बट थे वहीं के, है ना, एक पूर्वज थे, पूर्वज कौन किस वंश के थे, निगुन वंश के थे ना, तो उनको फिर से यहाँ के कोचिन की तरह शासक बनाया गया, लेकिन वो कठपुतली बने हुए थे किनके, फ्रांसीसियों के। तो फ्रांसीसी का तो भले बनाए हैं शासक, बट राजा तो वहाँ के फ्रांसीसी है, मान लीजिए, अब चाहे जो भी हो, वहाँ के गवर्नमेंट था किस, कहाँ के, फ्रांस के, लेकिन शासन किसको बनेगा, शासक राजा वहाँ का, बाओदाई को। अब यहाँ पे बाओदाई का सरकार होके ना भाई, जो अधिकार कर दिया भाई, लेकिन यहाँ भी तभी किसका है, हो ची मिन्ह का है ना, हो ची मिन्ह का, तो यहाँ पे हो ची मिन्ह का है, यहाँ पे किनका हो गया, बाओदाई का। तो ये समझौता कहाँ हो गया, बिखर गया, टूट गया, क्योंकि समझौता में ये बात नहीं हुई थी कि आप कोचिन चीन पर अधिकार कीजिए, आपको ये मान्यता मिलती कि आप उत्तरी वियतनाम में अस्थायी रूप से सेना रख सकते हैं, का जी, ये नहीं मिला था, लेकिन यह टूट जाती है। तो हम अब आगे लिखते हैं समझौते का टूटना, कैसे कैसे टूटा, क्या स्टार देख लिखते हैं, क्वेश्चन मिला हनोई, हनोई समझौते का टूटना। देखिए हम बताते हैं, फ्रांसीसियों द्वारा कोचिन चीन पर अधिकार कर लेना, फर्स्ट पॉइंट। एक ही पॉइंट लिखेंगे बस, फ्रांसीसियों द्वारा कोचिन चीन पर अधिकार करना, इस अधिकार करने का होगा समझौता टूट गया। और जब ये टूट गया तो अब क्या होगा, अब होगा युद्ध, अब चालू हो गया गोरिल्ला युद्ध, समझ गए? तो गोरिल्ला युद्ध जो है आपसे पूछेंगे कि पहला हिंद चीनी युद्ध कौन था,
पहला हिंद चीनी युद्ध, इसे बोलेंगे प्रथम इंडो चाइना युद्ध। प्रथम इंडो चाइना युद्ध दिसंबर 1946 में पहला हिंद चीनी युद्ध हुआ। इसको लिखेंगे हम लोग, इस पॉइंट को बताते हैं। देखा क्लियर है, जिस कारण जिस कारण 1946 में लुक छिप कर युद्ध करना है ना, इसे ही क्या कहते हैं, प्रथम हिंद चीनी युद्ध। इसी में लिखनी है हनोई समझौता का टूटना, फ्रांसीसियों द्वारा कोचिन चीन पर जबरन अधिकार कर लेना, जिस कारण दिसंबर 1946 को में गोरिल्ला युद्ध शुरू हो गया। इसे ही कहते हैं प्रथम हिंद चीनी युद्ध। हिंद चीनी कहते हैं ना, हिंद चीनी युद्ध, इसे ही कहते हैं हिंद चीनी युद्ध। समझ गए ना पहला। अब बताओ इस पर किसका अधिकार रहता है, बाओदाई का ना। अब आगे लिखते हैं, बहुत पॉइंट इसी बना हुआ है ना। 1949 में 1949 में बनाया था, ठीक। 1949 में फ्रांस ने आ रहा है ना, कोचिन चीन का शासक बनाया। क्या नहीं आ रहा, हाँ ये पुनः आ जाएगा या नहीं आ रहा है, बनाया रहा है। चलिए लिखे को कोचिन चीन का शासक बनाया, ठीक है। इस तरह शासक कौन था, बाओ दाई था तथा उत्तरी वियतनाम बचा, उत्तरी वियतनाम का के बाद ध्यान से गलत है। देखिए 1949 में फ्रांस ने बाओदाई को कोचिन चीन का शासक बनाया। उसके बाद देखिए इस तरह कोचिन चीन का शासक बाओदाई रहता था, उत्तरी वियतनाम का नेता कौन था, हो ची मिन्ह था। अलग अलग हुए दो। अब बढ़ते हैं बाबू कि 1949 में ही, कब 1949 में ही हो ची मिन्ह दिमाग लगाते हैं कब मेरा सेना कमजोर पड़ गया है, समझ गए। क्योंकि देखिए ध्यान सुनिए, हम बताते हैं आपको, लाओस पे, कंबोडिया पे सबको यूनियन बना कर रखा था, सबको अपने सबका अधिकार किसका था, फ्रांसीसियों का था, है ना। पूरा तो कंप्लीटली नहीं था बट था। तो हमें तो 1949 में देखिए, उससे पहले लेते हैं लाओस को भी लिखिए लाओस कम्बोडिया को भी उपनिवेशिक यूनियन में रखा, के अधीन रखा। माने उपनिवेश, आप लोग भी उपनिवेश है, एक साथ नहीं हो गया कि आप लोग मेरे क्या है, उपनिवेश है। तो इस तरह से रखा, यानी ये लिखने का मतलब क्या है, मेरे लिखने का मतलब ये है कि वियतनाम पे, ठीक है, लाओस और कम्बोडिया पर लगभग अधिकार किसका था, फ्रांसीसी का था। उत्तरी वियतनाम में नेता कौन थे आपका, हो ची मिन्ह थे। और दक्षिण वियतनाम में कौन आ गया था, बाओदाई आ गया था। दोनों के बीच में चलेगा युद्ध।
समझे। लेकिन युद्ध करने से पहले दिमाग लगाते हैं कौन, हो ची मिन्ह। वो दिमाग ये लगाते हैं कि हमारे पास सेना भी कम है, क्या करें, तो दिमाग क्या लगाए। तो उन्होंने चीन से हाथ मिलाते हैं, वहां के गणराज्य के अपना स्वीकार कर लेते हैं 1949 में। और फिर चीन से मिल जाते हैं, और चीन मिला रहता है किससे, सोवियत संघ से मिला रहता है। तो चीन और सोवियत संघ दोनों मिलकर हथियार इसको सप्लाई करते थे और सेना सप्लाई करते थे। समझ गए। इस तरह से गोरिल्ला युद्ध शुरू हो जाती है फिर से 1949 तक का 55-56 तक चलता है। अभी लिखेंगे कि 1949 में हो ची मिन्ह किसको स्वीकार कर लेते हैं, चीन के गणराज्य को। बाबू सरकार वहां से था, इसको तारीफ पढ़ रहे बाबू। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए भाई मेरे। हमारा कहने का मतलब ये है कि बताइए कौन चीनी गणराज्य को स्वीकार कर लेता है, हो ची मिन्ह। हो ची मिन्ह क्या करते बाबू, आगे चल करके इसके आगे पॉइंट किए, ध्यान दीजिए आप लोग, इसके आगे आप पॉइंट किए हैं। हो ची मिन्ह 1949 में चीनी गणराज्य को क्या कर लेते हैं बाबू, स्वीकार कर लेते हैं तथा साम्यवादी बन जाता है। तब जाके बाबू 1950 में, कब बाबू 1950 में चीन और कौन, चीन और सोवियत संघ दबा के रख बाबू हथियार। 1950 में कौन हेल्प करने लगा, चीन प्लस सोवियत संघ ने इसकी मदद की। समझ गए। बताइए हिंद चीन यानी हिंद चीन 1950 में कैसा हो जाता है, सबसे मजबूत। 1950 में क्या होता है, यह बहुत नहीं बाबू, तक हिंद चीन काफी कहा जाता है बाबू, मजबूत हो जाता है। हो गया अब मजबूत। अब लड़ाई करेगा जंग, जंग में और बाबू इसको बना देगा, ध्यान दीजिए इसको। बताइए उत्तरी वियतनाम पर किसका शासन था, कौन नेता थे, दक्षिण वियतनाम में कौन आ गया था, बाओदाई। दो के बीच चल रहा था नोक झोंक। अब आएगा गोरिल्ला युद्ध। लाओस कंबोडिया पर फ्रांसीसी का अधिकार था ना, लाओस कंबोडिया पर किसका अधिकार था, लाओस कंबोडिया पर किसका अधिकार था, फ्रांसीसी का अधिकार था। अब बताइए, बताइए ध्यान सुनिए। 1950 तक देखते हैं वियतनाम, सॉरी वियतनाम का आता है, एक सेकंड ध्यान दीजिए बाबू, इसको मिला देते हैं, एक सेकंड इसको लिखते हैं। सामने इसकी मदद की तथा कंबोडिया प्लस लाओस पर भी फ्रांसीसी का अधिकार था, अधिकार था। उसने भी मदद करने लगा, उसने भी वियतनाम की मदद की। इस तरह 1950 में पूरा हिंद चीन काफी मजबूत, अब ठीक नहीं चल रहा, हो गया। समझे, एकदम संक्षेप है, संक्षेप लिख रहे हैं, ठीक है बाबू। आप इस पॉइंट समझिएगा। वियतनाम की हेल्प करता कौन, चीन, रूस। लाओस का कंबोडिया पर किसका अधिकार था, फ्रांस का था। लाओस कंबोडिया किसको साथ देगा, फ्रांस को देगा, साथ अधिकार में था। काहे के साथ देगा उसको, फ्रांसीसी के जो था ना गुलाम बनाया था लाओस कंबोडिया को। तो लाओस कंबोडिया जितना भी लोग थे सब किसका हेल्प करने लगे, वियतनाम के। तो वियतनाम, लाओस, कंबोडिया तीनों हो गया मजबूत, नहीं हो गया जी दोसाना। ध्यान दो बाबू, खुदा ने आपको चिपोरिए मत, अपना चिपोरते हैं, देखो ध्यान से। हिंद चीन का हो गया काफी मजबूत।
अंततः क्या शुरू हो गया? अंततः गोरिल्ला युद्ध लाओस, लाओस कंबोडिया के रास्ते, कोचिन चीन पर, कोचिन चीन पर। हो गया बाबू, उसको मिटा था पूरा। आप लिखना नहीं है कुछ, बस 2 मिनट दीजिए, मिटा इसको बाबू। सभी लोग लिख लेंगे, जो जानते बाबू, फिर दोबारा तो नहीं मिलेगा आपको। लिख लिया ना, भले ही छोड़ देंगे बट उसको ना अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, खाली बस पढ़ देंगे, नीचे ना कहाँ तक ढेर बाबू, ठीक है ना? ध्यान दीजिए आप लोग, ये सब छापना नहीं है। देखो यहाँ से बिना समझ नहीं छोड़ेंगे, डरना नहीं है भले। होची मिन्ह ने 1949 में किया, क्या है? 1949 में चीनी गणराज्य क्या करता है? स्वीकार कर लेता है। इस तरह से क्या बन जाता है? साम्यवादी बन जाता है। क्या बन जाता है? साम्यवादी। अब साम्यवादी बन गया तो जो देश साम्यवादी होगा वो क्या करेगा? साथ देगा ना भाई। तो हिंद चीन के साथ देने के लिए कौन आ गया? चीन और सोवियत संघ। चीन और सोवियत संघ। देखिए अल्टीमेटली हिंद चीन नहीं था यहाँ पे, तो दादा हम लिखते सुनिए, बात ध्यान दीजिए भाई मेरे। लड़की इसको लिखते हैं वियतनाम। वियतनाम 1949 में चीनी गणराज्य को क्या कर लेता है? स्वीकार कर लेते हैं, है ना? कौन हेल्प करता है? चीन और सोवियत संघ। अब आगे बढ़ते हैं। 1950 में चीन और सोवियत संघ ने इसकी क्या कर दी? हेल्प। अब आगे बढ़ते हैं। तथा कंबोडिया लाओस पर भी किसका अधिकार था? फ्रांसीसी का अधिकार था, इसलिए उसने भी किसका साथ दिया? वियतनाम का। जो बना है गुलाम तो देगा साथ में वियतनाम का। तो इसलिए ये दोनों का हो गया, इसके हेल्प में आ गया। अब सुनो, 1950 में पूरा हिंद चीन काफी क्या हो गया? मजबूत हो गया, क्योंकि 3 देश मिल गया, चीनों मिल गया, इसमें सोवियत संघ को मिल गया है। अंततः गोरिल्ला युद्ध शुरू होता है लाओस कंबोडिया के रास्ते, कोचिन चीन पर। अब ध्यान दीजिए मेरी बातों को। ये क्या है आपका? बोलिए, ये क्या है? उत्तरी, ये क्या है? इस पे क्यों, कौन है नेता? होची मिन्ह है। कौन है? होची मिन्ह है। इस पे कौन है? बाओदाई है, बी फॉर बाओदाई। यहाँ पे क्या है? शटल है, लाओस है, और यहाँ पे क्या है? कंबोडिया है। ये हो गया पर लाओस, ये क्या हो गया? कंबोडिया। अब बताओ, उत्तरी वियतनाम को शटल है नहीं है कि नहीं है? यहाँ से हिलेगा, देखो यहाँ से हिला, अब कहाँ आया? कंबोडिया में गया। कंबोडिया से फिर कहाँ आएगा? यहाँ पे देखिए सटा है, हल्का फुल्का इसको सटा है दक्षिण वियतनाम से, है ना? अब यहाँ पे आ गया, यहाँ से मारेगा इसको, किसको? दक्षिण वियतनाम को मारेगा, अब फिर कहाँ छूट जाएगा? कंबोडिया में। फिर मारा, फिर कंबोडिया में। जैसे इसका हथियार कम होता, हथियार जैसे ही कम होता, इसके पास हथियार नहीं रहता, खाने पीने का सामग्री नहीं, तो कहाँ से आता था? अरे कंबोडिया के पास जब मार रहता था, क्या होता था? छुप जाता था, यानी गोरिल्ला युद्ध करता था। यहाँ से करते करते जब इसका सामग्री खत्म हो जाता, कौन पहुंच जाता इसको? यहाँ से आता उत्तरी वियतनाम। हथियार कहाँ से आता था पता तुमको? हथियार है, हथियार आता इसको ऊपर से, कहाँ पे? चीन से आ रहा था हथियार। चीन देता है किसको? उत्तरी वियतनाम को। उत्तरी वियतनाम कहा जाता है? लाओस में। लाओस कहाँ आता है? कंबोडिया। कंबोडिया में सेना थे भरे हुए थे, मार ढाए, फिर लुका जो, फिर मार, फिर लुका जो। मतलब ये क्या हो रहा था? गोरिल्ला युद्ध। किस रास्ते से हो रहा था? लाओस कंबोडिया के रास्ते का हो रहा था गोरिल्ला युद्ध। वही लिखे हैं, लाओस और कंबोडिया के रास्ते। यहाँ से जितना भी लोग थे, होची मिन्ह कहते थे कि जाओ, किस साइड से जाओ? लाओस होते, कंबोडिया होते, मारो कोशिश पर, क्योंकि कोशिश पर कौन है? फ्रांसीसी है, बाओदाई है, तो फिर मारना ही लोग। इसी मतलब यही युद्ध लगातार होते रहता था बाबू। इस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोग को? चीन क्या देता था? हथियार। किसको? उत्तरी वियतनाम को। उत्तरी वियतनाम कहाँ भेजा था? लाओस। लाओस से फिर कहाँ भेजते थे लोग? कंबोडिया। कंबोडिया से मारता था कहाँ जाके? कोशिश चीन पर। यही इसका रास्ता था मारने का, मारो और लुकाओ, मतलब गोरिल्ला युद्ध। बस अब यहीं से क्लास खत्म करते हैं, आप लोग कल कर दीजिए।